सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले आपको यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है सर्कल, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानना है। ठीक है, वैसे आप लोग को पता है, लेकिन फिर भी हम ब्रीफ में एक बार देखते हैं कि सर्कल क्यों पढ़ ना, क्या चीज है। ठीक है भाई, बेसिक हमको सबको पता होता है वैसे। चले, तो एक सर्कल हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है और एक हमारी वाई एक्सिस। ठीक है भाई, चलिए, तो सर्कल के सेंटर पे हमने एक जो डॉट लगाया है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको सेंटर, है ना। सर्कल का सेंटर सेंटर कहलाता है। ठीक है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है, स्ट्रेट पाथ है ना, इसको अपन बोलते हैं रेडियस। तो ये क्या हो गई अपने पास, रेडियस। अब जैसे कि मैंने इसका नाम लिया सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये सरकमफ्रेंस हो गया। अच्छा, सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, अच्छा रेडियस है तो ये पक्का मीटर में, और ये 2 पाई एंगल होता है जनरली रेडियन में मेजर करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और पाई मतलब 22/7। ठीक है, बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं, और वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर एरिया पूछता है, एरिया ऑफ सर्कल, तो वो होता है पाई r²। चलिए, अब देखिए, जब भी हम कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो इसमें दो एक्सिस कंटेंट होगी, एक्स और वाई, मतलब एक प्लेन में बनेगा। ठीक है, तो सर्कल जो फिगर है वो एक प्लेन में होता है, इसलिए उसको जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसको मोशन इन प्लेन के अंदर पढ़ते हैं, और 2 डायमेंशनल मोशन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया पी, तो पी का अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा, तो यहाँ पे एक्स है, एट द सेम टाइम यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, वाई। तो पी के क्या पॉइंट आ गए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में आ गए। ठीक है, तो जब भी मोशन होगा सर्कल के अंदर, तो कितने कोऑर्डिनेट होंगे, दो कोऑर्डिनेट होंगे। दो कोऑर्डिनेट मतलब 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, और बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमको एक चीज और समझनी है कि जब हम एंगल हमने यहाँ पे बोला, ठीक है, तो कोई भी एंगल हम सर्कल में यहाँ जब ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये एंगल है थीटा, और ये क्या है, आर। इसको आप क्या बोलते हैं, ये है आपका आर्क। तो जब भी सर्कल में हम आर्क बनाएंगे, तो कुछ एंगल ड्रॉ होगा। तो ये जो आर्क है, ये होती है हमेशा आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक है, और इस समय जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। एंगल का क्या ऐसा यूनिट होता है, रेडियन। ठीक है, तो एंगल हमारा रेडियन में, इसको आप ऐसे रेड करके लिखेंगे, ठीक है, सिंबॉलिक तौर पे। ठीक है, तो रेडियन इसका एंगल है। अभी तक हमने डिग्री में पढ़ा था। ठीक है, तो ये रेडियन क्या है, तो जब भी आप आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आर्क, तो ये आपका आर है, ये एंगल थीटा है। तो अगर ये आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर, तो अगर मैं आर थीटा इज इक्वल टू एल लिख रहा हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लिखेंगे। अच्छा, एल आर के बराबर है, ठीक है, तो एल बाई एल लिख सकते हैं, या फिर आर बाई आर, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, एल इज इक्वल टू आर। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस समय जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलने लगेंगे, अब 1 रेडियन। जब एल इजिकल टू आर हो जाए और जितना एंगल फॉर्म हो रहा है उसको 1 रेडियन बोल रहे हैं। और ऐसा जब हम इसको डिग्री में देखते हैं, ये एंगल को, तो ये 57 डिग्री पॉइंट कुछ होता है, आप 57 याद रखिए, 57 डिग्री के आसपास ये एंगल बनता है, 57 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 57 डिग्री का जो एंगल है जिसको हम 1 रेडियन बोल रहे हैं, ये कब बनता है, जब एल इजिकल टू किसके बराबर हो, आर के बराबर, और इसी वैल्यू को अपन बोल रहे हैं 1 रेडियन। ठीक है, अब अगर हमको कन्वर्जन थोड़ा लिखना हो,
तो हम लिख सकते हैं कि 1 रेडियन जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ये कैसे निकालें। तो आप बेसिकली एक चीज याद रखिए कि जो पाई रेडियन की वैल्यू है कन्वर्जन में सबसे अच्छा तरीका यही है, वो 180 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। तो 1 रेडियन जो है वो हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री के बराबर, ठीक है, 180 बाई पाई डिग्री के बराबर, पहला। या फिर 1 डिग्री जो है, तो 1 डिग्री के लिए हम 180 को नीचे भेज देंगे, तो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल करके देखते हैं। अगर मुझे 30 डिग्री को रेडियन में तोड़ना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री मतलब आपके पास पाई बाई 180 है ना, पाई बाई 180 रेडियन है। तो 1 डिग्री की वैल्यू अगर 30 कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 30, तो दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो ये आ गया आपका 30 डिग्री मतलब 6 हो जाएगा, तो पाई बाई 6, पाई बाई 6 रेडियन। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना भी एंगल दिया है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास एंगल आ जाएगा। जैसे तो हम लिखेंगे एंगल, एंगल का वैल्यू यहाँ पे जो भी है x मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, या एंगल को हम लिख देते हैं यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो थीटा हमने लिखा इज इक्वल टू, ये काय में आ जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका रेडियन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, कुछ बेसिक बेसिक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो जैसे हमने 30 का पाई बाई 6 हो गया, 60 लिखेंगे तो 60 इंटू पाई बाई 6, पाई बाई 180 कैंसिल, ये कितना हो गया, पाई बाई 3 रेडियन। या 90 के लिए लिखेंगे तो पाई बाई 180 कैंसिल, कितना आया, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। वैसे ही अगर मैं वन मोर एग्जांपल 45 को चेंज करना, तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180, ये कितना हो जाएगा 4, तो पाई बाई 4 रेडियन। तो इस तरीके से आप उसके एंगल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं एंगल के बारे में, ठीक है। एक चीज हम और समझ सकते हैं यहाँ पे कि सपोज अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये हमने एक्सिस बना ली यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ ना लेके अगर मैं इसके सेंटर में ले लूँ ऐसे, है ना, ऐसे, और ये एक्स है, और सॉरी ये एक्स है, एक्स, और ये वाई, ठीक है। तो अब देखिए ये ओरिजिन पे है आपका, ठीक है। अब अगर यहां मैंने कोई पार्टिकल पी को रखा, या कोई पॉइंट है पी, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, सपोज यहाँ पे है x1 और यहाँ पे क्या है y1, या x1 को हम लिख लेते हैं डायरेक्टली x ही लिख लेते हैं, ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए x एंड y। तो अब ये तो आपकी क्या है, रेडियस, ये आपकी क्या है भाई, ये रेडियस है। तो आप एक ट्रायंगल देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका रेडियस, है ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया x, तो ये डिस्टेंस आपने बना लिया x, ये डिस्टेंस कितना हो गया y, तो ये डिस्टेंस आपने क्या बना लिया y, और ये ओरिजिन पे पॉइंट है आपका, ठीक है। तो आप पाइथागोरस अगर लगाएं तो देखिए ये एंगल 90, ठीक है, ये एंगल आपका 90 दिख रहा है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, जब आपका ओरिजिन पे सेंटर हो। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास रेडियस का एक इक्वेशन आ गया, या इक्वेशन ऑफ
सर्कल आ गई ओरिजिन एट सेंटर। ओरिजिन कहाँ पे? एट सेंटर। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल यहाँ क्रिएट कर लू थीटा, और ये आपका आर है, तो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा, और वाई को लिख सकता हूँ आर साइन थीटा। ठीक है? तो इस हिसाब से अगर मुझे, देखिए इस हिसाब से अगर मुझे आर वेक्टर के बारे में लिखना है, रेडियल वेक्टर के बारे में, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आई कैप, और आर साइन थीटा वाई डायरेक्शन में है, ये कितना हो जाएगा? जे कैप। तो ये इस पोजीशन के लिए मेरे पास रेडियल वेक्टर आ गया। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा फिक्स वैल्यू है। क्यों? क्योंकि कुछ देर बाद ये पॉइंट अगर यहाँ पहुंच गया मोशन करते करते, तो आपके रेडियल वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो याद रहे, रेडियल वेक्टर के साथ क्या सीन है? रेडियल वेक्टर, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम, और वो क्या होगी? रेडियस, बट डायरेक्शन चेंज ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। क्लियर है? तो ये चीज हमको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक फिर से एक सर्कल यहां ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जब ये सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, एक रेडियस भी खींच लेते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारे पास सर्कल। ठीक है भाई, तो ये रेडियस है आर, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है पी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई। तो अब हम कुछ बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है, कि सर्कुलर मोशन है क्या। तो सर्कुलर मोशन से आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, बेसिक सी बात, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका पाथ ऑफ मोशन, पाथ ऑफ मोशन क्या हो? सर्कुलर हो। और क्या बोल सकते हैं, है ना, ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। तो ये फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया, फिक्स पॉइंट आपका सेंटर ले लेते हैं, तो फिक्स पॉइंट सेंटर है, और उससे फिक्स डिस्टेंस पर अगर ये मोशन कर रहा है, तब भी वो कैसा मोशन है आपका? सर्कुलर मोशन। तो सिंपल सा डेफिनेशन, जब आप सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, है ना, तो मोशन अलाउंग सर्कुलर पाथ और ट्रैक इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे इसको अगेन ओरिजिन है, या फिर जब आप मोशन कर रहे हैं तो कोई फिक्स पॉइंट ले लीजिए, और उसके अबाउट आपका डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन कैसा होना चाहिए? सेम। तब भी इसको अपन क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको समझू, कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे, तो इसको आप क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। उसकी रेडियस कितनी है? आर। ठीक है, चलिए। तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन समझ में आया हमको। ठीक है भाई, अब हम बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं फिर से, कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या होगा। ठीक है, तो सपोज ये हमारा सर्कल लिया हमने, ठीक है, सर्कल लिया, ये हमारी रेडियस। ठीक है भाई, अब देखिए, अच्छा एक मिनट, चलिए, ये हमारा डायग्राम,
ठीक है, तो अब अगर, ठीक है, देखिए, तो ये x और ये y, तो अब अगर हमारा कोई पार्टिकल, ठीक है, p पे था, सपोज यहाँ पे p से q पोजीशन पे गया अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो उसने एक एंगल यहाँ पे फॉर्म किया, ठीक है, ये एंगल को अपन क्या बोल रहे हैं, थीटा, ठीक है। तो देखिए, सेंटर जिसको हम O बोल रहे हैं, OP का वही लेंथ है जो कि OQ का है, तो सेंटर से डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या चेंज हुआ, देखिए, ये पहले अलोंग द एक्स एक्सिस था, अब एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री ऊपर है, ठीक है। तो P से Q जाने पर, P से Q जाने पे अबाउट O इसका एंगुलर पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मोशन चेंज इन एंगुलर पोजीशन, change in angular position is known as angular displacement, ठीक है। तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, थीटा, तो थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल में कितना चेंज आया, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, देखो पी पे खड़ा है तो एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल है, अब जब क्यू पे गया तो एंगल कितना हो गया, थीटा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ओ से देखने पर क्यू जाने पर एंगल कितना बन गया, थीटा, पी से क्यू जाने पर एंगल कितना बन गया, थीटा, और उसी को अपन बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और थीटा को हमने ऐसा यूनिट क्या बोला था, इसको काय में चेक करेंगे हम, रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है। अब अगर ये एंगल बहुत छोटा है, लाइक अगर हम इसको बोलते हैं कि भैया ये एंगल बहुत छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं डी थीटा, तो थीटा जो था हमारा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो जब भी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे या वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। बट थीटा अगर बड़ा है, लार्ज है, बड़ा एंगल है, तो ये कैसे ट्रीट होगा, एज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो छोटा थीटा वेक्टर क्वांटिटी, बड़ा थीटा आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ठीक। चलिए, तो अब देखिए हमको पता चल गया कि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, है ना, क्या चेंज होता है भाई, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन एंगुलर पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये अपोज यहाँ था, हम यहाँ पहुंच गए, तो P से Q जाने पे एंगुलर पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो वो कौन थी आपकी, थीटा, थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये R है और ये भी क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने बोला कि जब एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमने ये डिस्टेंस तो कवर किया है कुछ P से Q अलोंग द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो इसको हम कौन सा डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कहलाएगी आपकी आर्क लेंथ, क्या कहलाएगी ये, आर्क लेंथ, और हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, हम क्या देख चुके हैं भैया, कि आर थीटा किसके बराबर है, यहाँ पे एल के बराबर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बार बार यूज करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, चलिए, तो अब यहाँ पे एक टर्म आपके पास समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो P से Q जाने के लिए कुछ वेलोसिटी चाहिए होगी, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ पे जो वेलोसिटी लिया, तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से था, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ना होगा, कुछ इस तरीके से हो, तो हमको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस के जिस पॉइंट पे हम मोशन को देख रहे हैं वहां एक वेलोसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी v, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, है ना, इससे हम मतलब या एक सिंपल जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते आए हैं, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, लेकिन ये हमेशा रेडियस के 90 डिग्री पे होगी, इसलिए इसको टेंजेंट बोल सकते हैं, टेंजेंट ऐसे टेंजेंट लग रही है, इसको हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी,
कौन सी वेलोसिटी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्लियर है? तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? जिसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट हो, है ना? तो डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, अब इसको और कैसे समझें? तो आप एक बात समझिए कि अगर मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, सपोज मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं और इस सर्कल की रेडियस वॉट एवर आर हो, लेकिन इसका सरकमफ्रेंस जो है, ठीक है, सरकमफ्रेंस ये है आपका 400 मीटर का। ठीक है, और आपने इसको 40 सेकंड में कवर कर लिया। यहां से स्टार्ट किया मोशन करते करते, यहां पहुंचे और 40 सेकंड में पहुंच गए। तो है तो ये डिस्टेंस ही, तो मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड आ गई। ठीक है, पर आप तो सर वेलोसिटी बोल रहे थे। तो अगर आप किसी फिक्स पॉइंट पे देखेंगे इंस्टेंटेनियसली, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी वेलोसिटी, क्योंकि उसके पास एक उस समय क्या है, एक परफेक्ट डायरेक्शन होगा। तो सर्कल में घूमने के लिए जब आप घूमेंगे, तो देखिए इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, वो हमेशा रेडियस के कैसे होगा? 90 डिग्री। तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो वो वेलोसिटी है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है। और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना था? 400 डिवाइड बाय 40, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, जिसकी डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे से उसका आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे हमने क्या लिया, डी एल बाई डी टी, मतलब डी आर्क लेंथ अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी टी, है ना? डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, छोटा डिस्टेंस है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। या फिर मैं क्या लिखता है इसको? ठीक है, तो एल टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू वी टी। लेकिन ये कैसा आता? एवरेज। ठीक है, ये कैसा आता? एवरेज। तो छोटे डिस्टेंस और डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ा है। और जब डिस्टेंस बड़ा हो, टाइम भी हमने बड़ा लिया हुआ है, बड़े टाइम के लिए देख रहे हैं, तो कैसी आएगी? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हालांकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये दोनों कैसी होती है? सेम होती है। ठीक है, चलिए, फिर भी तो हमारे पास एक मोटा मोटा कंसेप्ट आ गया भाई कि अगर ये रेडियस है आर, तो यहाँ वेलोसिटी जो आएगी जिससे हम सरकमफ्रेंस के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं, उस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका डायरेक्शन कैसा रहता है? अलोंग दी टेंजेंट, और ये हमेशा 90 डिग्री रहेगी रेडियस का। ठीक है, चलिए, अब एक चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं, एक नया कंसेप्ट, कि अगर हम पी पॉइंट से क्यू पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ उसको हमने बोला डी थीटा, स्मॉल एंगल बना। तो ये क्या है? आपकी रेडियस। ठीक है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is known as angular velocity। तो d थीटा बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे? ओमेगा। क्या लिखेंगे? ओमेगा। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा और कुछ नहीं है ना, एंगल की चेंज होने की रेट है, कितने एंगल में कितने टाइम में कितना एंगल बना, दैट इज ओमेगा। इसको हम लिखेंगे रेडियन एंगल है, और पर टाइम सेकंड में लिखेंगे, तो रेडियन पर सेकंड। क्लियर? अब इसको आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला
कि भाई साहब ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, और ओमेगा दिया हुआ है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए हमको पता है पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, ठीक है। तो देखो हमने बोला 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2, तो ये 2 पाई हो गया, इसको अभी भी इतना लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक बार घुमा तो 2 पाई और 2 बार घुमा तो 4 पाई, तो 4 पाई एंगल बन रहा है 1 सेकेंड में। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, हर 1 सेकेंड में 4 पाई मतलब 2 राउंड लगा रहा है 1 सेकेंड में। तो ओमेगा हमको क्या बताता है कि 1 सेकेंड में कितना एंगल बना, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ओमेगा क्या बताता है, एंगल फॉर्म पर सेकेंड, एंगल फॉर्म इन पर सेकेंड इज नोन एज ओमेगा, ठीक है, एंगल के बनने की रेट। क्लियर है भाई। तो सपोज हमने बोला ये है ना, ये थीटा है और टाइम टी है, तो अगर हमें टोटल एंगल लिया, टोटल टाइम लिया, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा, ठीक है। तो बाद में हम थीटा को किस टर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा टी। क्लियर है। चलिए, तो अब हमारे पास रिलेशन क्या है कि भैया डी थीटा, इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वीटी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्लियर। और यहाँ पे एल क्या है, ये लीनियर डिस्टेंस है या फिर आर्क लेंथ है या फिर डिस्टेंस अलोंग सरकमफेरेंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया अभी तक की कि dl बाई dt इज इक्वल टू vt, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और d थीटा बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा। तो क्या हम vt और ओमेगा में कुछ रिलेशन देख सकते हैं, तो हम इसको चेक करते हैं। तो हमें लिखते हैं रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड vt। अब देखिए मैंने यहाँ एरो लगा दिया क्योंकि ओमेगा, भाई डी थीटा को हमने बोला ना छोटा एंगल है तो वेक्टर है, तो ओमेगा भी क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखिए, तो जब भी हमारा सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, तो हम पहले रिलेशन निकालते हैं फिर इसके वेक्टर फॉर्म को समझते हैं, ठीक है। तो हमने बोला भाई साहब कि ये रही हमारे पास रेडियस और ये रही वेलोसिटी, तो P से हम कहाँ पहुंचे, Q पे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमने बोला कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना वो L है, dl है, तो dl बाई dt को हम क्या लिख रहे हैं, vt। क्लियर। और d थीटा बाई dt को हम क्या लिख रहे हैं, ओमेगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन हमारे पास आर्क लेंथ की है जिसको हम लिखते हैं आर थीटा, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे इसको, तो इसको क्या लिखेंगे देखिए जरा, तो L इजिकल टू क्या हो गया, आर थीटा, बराबर है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है, डी इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करके देखें तो क्या बनेगा, देखिए डी आर थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, आर कॉन्स्टेंट है बाहर, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी टी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मैच कर रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 क्या बना दे रही है, अब देखिए डी थीटा बाई डी ओमेगा लिखेंगे, आर ओमेगा इज इक्वल टू वी टी। तो रिलेशन क्या आया, आर ओमेगा इज इक्वल टू वी टी, तो ये रिलेशन आ गया आर ओमेगा इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। अब देखिए
इसको हम कैसे समझ सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में? तो हमने बोला कि भाई साहब, ठीक है, कि जब हम पढ़ा रहे थे इसमें तो हमने बोला कि रेडियल वेक्टर होता है और वो हमेशा कहां से कहां होता है, फ्रॉम सेंटर से पॉइंट तक। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हमने बोला कि वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है। ठीक है, और उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है उसका डायरेक्शन। हमने बोला भाई साहब ये वीटी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। क्लियर। तो अब हमने बोला कि भाई साहब तो ओमेगा कहाँ है। तो हमने जब वेक्टर पढ़ रहे थे हम, है ना, या वेक्टर में हमको पता होना चाहिए कि जो एक्सियल वेक्टर होते हैं, तो सपोज अगर कोई सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन दी हुई है इस तरीके से, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये जो कर्ल फिंगर है ये सर्कुलर मोशन को दिखाएगी और थंब दिखाएगा उसके एक्सियल वेक्टर को। तो एक्सियल वेक्टर वो होते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होते हैं इस डायरेक्शन में, और उसको निकालते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल। तो अगर आप कर्ल फिंगर करेंगे तो ये आपका सर्कुलर मोशन, और थंब जो इंडिकेट कर रहा है, थंब वो इंडिकेट कर रहा है एक्सियल वेक्टर को, और वो कौन है यहाँ पे, ओमेगा। ठीक है, वो कौन है यहाँ पे, ओमेगा। तो देखिए ऑब्वियस है कि अगर ये गोल गोल घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लूं, अगर एक्सिस ड्रॉ कर लूं ऐसे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। ठीक है, तो देखिए जेड एक्सिस अगर बाहर की तरफ है तो मैं लिखूंगा डॉट प्लस जेड के लिए, और माइनस जेड के लिए क्या लिखूंगा, क्रॉस। तो यहाँ पे जो ओमेगा आएगा वो कैसा आएगा, डॉट। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसी डायग्राम के लिए बात करूं तो देखिए ये आ जाएगा आपका आर वेक्टर, ये आ जाएगा आपका वी वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा आपका, ओमेगा वेक्टर। हालांकि हमने यहाँ 2D बनाया है, आप इस वाले डायग्राम में इसको अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे V और R में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ओमेगा और V में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वेक्टर को समझ सकते हैं, और इसको हम कैसे निकालेंगे, बाई राइट हैंड थंब रूल, अगर हमको मोशन का डायरेक्शन पता हो। तो इस केस में अब आप कैसे करेंगे, हमको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वीटी वेक्टर, ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वीटी वेक्टर। तो अब हम समझते हैं इसको, ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वीटी, ये 1 वेक्टर, ये 2 वेक्टर, और ये 3 का प्रोडक्ट। तो राइट हैंड पाम रूल अगर लगाएं, ठीक है, तो ये 1 फिंगर 2 और थंब, सॉरी पाम जो है 3। ठीक है, तो आप हमेशा इससे आप क्या निकाल सकते हैं, अपना वेक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल से भी इसको आप निकाल सकते हैं, या स्क्रू रूल से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, ठीक है, अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ बातें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर है, प्रोडक्ट वेक्टर सी है आपके पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास वीटी वेक्टर है। तो जो सी वेक्टर है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा ए के, और ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा बी के। ठीक है, ए एंड बी पे कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है, थीटा डिग्री कुछ भी एंगल हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो जब इसका हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वीटी, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ओमेगा आर साइन थीटा। या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में फिर से इसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ओमेगा आर साइन थीटा, तो ये क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड, तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा, एन कैप। एन कैप क्या है इसका, डायरेक्शन। क्लियर है, चलिए, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज फॉर मैग्नीट्यूड। ठीक, तो इस तरीके से हम रिलेशन यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं।
चलिए वन मोर चीज हमारे पास एक और नया कंसेप्ट होगा कि सपोज जैसे डी वी टी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब dvt बाई dt लिख रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम, है ना, टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बताएगा कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसके बढ़ने और घटने की रेट क्या है। ठीक है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर हमने बोला at अगर पॉजिटिव है तो vt बढ़ेगा, at अगर नेगेटिव है तो vt कम होगा, और at अगर जीरो है तो vt कांस्टेंट रहेगा। ये तो हम काइनेमेटिक्स से भी सीख के आए। तो इसमें नया क्या है, हमने बोला जैसे dv बाई dt होता है वैसे d ओमेगा बाई dt होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। भैया एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। एंगुलर वेलोसिटी की बढ़ने और घटने की रेट को अपन क्या बोल रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे अल्फा से। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन एंगल का, और ओमेगा की यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, ये ऊपर वाली की यूनिट आ गई। नीचे है टाइम, वो कितना हो गया, सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो अब अगर हम बोले कि अल्फा पॉजिटिव, दैट मीन्स ओमेगा बढ़ेगा, अल्फा नेगेटिव दैट मीन्स ओमेगा कम होगा, और अल्फा जीरो मतलब ओमेगा कैसे हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर। तो ये हमको थोड़ा बहुत, है ना, अलग से पढ़ने के लिए मिला यहाँ पे एटी के अलावा। ठीक है भाई, अब देखिए तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, एक आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और एक आ गया अल्फा ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं। तो अगेन dv बाई dt is equal to 80, इक्वेशन नंबर 1, d ओमेगा बाई dt इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं vt का वैल्यू चेंज कर दूं, ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं vt का, तो d बाई dt, vt मेरे पास क्या है, ओमेगा r, तो मैं रखा ओमेगा r इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 80, r कांस्टेंट है बाहर, तो d ओमेगा बाई dt इज इक्वल टू 80। अब देखिए इक्वेशन 2 यहाँ पे आ गई, तो r अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 80, तो ये आ गया मेरे पास रिलेशन। ठीक है भाई, और यहां भी हम सेम वेक्टर लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो अल्फा क्रॉस r इज इक्वल टू 80। क्लियर है, तो ये हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया एटी और अल्फा का, एटी फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लिखते थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए काइनेमेटिक्स इक्वेशंस जो हम लिखते थे, क्या लिखते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी प्लस माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस माइनस टू ए एस, ये प्लस माइनस में एक्सप्रेशन के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एज इट इज यही इक्वेशन हम किसके लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वहां भी तो एक्सप्रेशन है कांस्टेंट एक्सप्रेशन।
तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी हम सेम बात लिख सकते हैं। तो v की जगह हम यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे और u की जगह हम यहाँ पे ओमेगा नॉट। तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन जो होगी हमारी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा टी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा। तो एस के लिए डिस्प्लेसमेंट लीनियर की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है, एंगुलर। तो 2 अल्फा थीटा, और थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन, ठीक है, ये दूसरा रिलेशन, और ये रहा आपका तीसरा रिलेशन। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम बस इसको इस पे एंड करते हैं। इतनी चीजें आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कीजिएगा ठीक से। कल हम इसके बाद का जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 2, उसमें इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, डिफिकल्टीज है, आप कमेंट्स में जाके इसको लिखिए, और जो भी आपको जिस पोर्शन में दिक्कत हो रही है, मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम आगे जो भी है, जो भी आएगा, इसमें हम अबाउट नीट के पीवाईक्यू को कंसिडर लेंगे, जेई मेंस के पीवाईक्यू को भी हम यहाँ पे लेंगे, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि एचसीवी है, उसके क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर में